नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी से एक स्पेशल न्यूज़ आप तक पहुंचानी है। दोस्तों, अनअकैडमी महाराष्ट्र बोर्ड और अपने सभी कैटेगरीज में प्राइस बढ़ाने वाला है। जी हाँ, बहुत जल्दी प्राइस राइज हो जाएगा और ये डिफरेंट प्राइजेस जो जब बढ़ेगी तो अभी जो प्राइस पर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है इससे ज़्यादा पर आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अगर आप तक अभी तक आपने प्लान किया है कि मैं सब्सक्रिप्शन लेने वाला हूँ या मैं 10 दिन 15 दिन बाद लूँगा, तो ये आपके लिए, अगर आप 10-15 दिन रुक जाते हो तो आपके लिए एक नुकसान का सौदा होगा। तो इसके लिए अगर आपने प्लान करके रखा है अगर सब्सक्रिप्शन लेने का, तो जल्दी से आप अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि जो प्राइजेस है महाराष्ट्र बोर्ड में, जैसे आप देखते हैं कि 12,000 रुपये एक साल का सब्सक्रिप्शन है, 12,000 डेफिनेटली ये बढ़ के अगर सपोज 15,000 हो गया तो आपको इसका नुकसान होगा। 3,000 रुपये आपके फालतू ज़्यादा जाने वाले हैं। तो इट इज़ बेटर कि जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप किसी भी कैटेगरी का लेना चाहे, आप महाराष्ट्र बोर्ड का लेना चाहे, अगर आप फाउंडेशन एनटीएससी का लेना चाहते हैं, जेई का लेना चाहते हैं, नीट का लेना चाहते हैं, जिस भी कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोड आपको लगाना है PWA किंग, ठीक है, PWA किंग लगाइए, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देरी मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए। लेट्स क्रैक इट। गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 2 ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है। उसकी जर्नी ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट की है, जिसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट, एक फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड हम किसको कहेंगे, एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की थी। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसको कहेंगे। एक्सरसाइज का एक सवाल, व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये सवाल उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। होप सो आपने किया होगा। क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, है ना, इसकी हमने बात की थी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इनकम्प्रेसिबल किसको कहेंगे। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब होता है जिसको फिक्स्ड डेंसिटी होती है। फिक्स्ड डेंसिटी कब रहेगी, जब उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, जब उसका मास फिक्स रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, मास एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड, देन वी कैन से इट इज़ अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इसकी ऑलरेडी हमने बात की थी। तो एक्सरसाइज का ये एक क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड है ना। बच्चों, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रेशर 2.3। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स के कुछ ब्रांचेस हैं जिसके अंदर हम लोग प्रेशर का स्टडी करते हैं, मतलब फ्लूइड का स्टडी करते हैं। तो वो दो टाइप की ब्रांचेस हैं। पहली देखो, ब्रांचेस ऑफ फ्लूइड, ऐसे बोलो, ब्रांचेस ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहली ब्रांच होती है हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, एंड दूसरी ब्रांच जो है उसका नाम है हाइड्रोडायनेमिक्स। तो दोनों ब्रांचेस का हम लोग इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब क्या, द मीनिंग इज प्रेजेंट इटसेल्फ इनटू द वर्ड। हाइड्रो मतलब लिक्विड, जिसको हम कहेंगे फ्लूइड कहेंगे, एंड स्टैटिक्स, हाइड्रो का मतलब क्या, फ्लूइड, एंड स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि रेस्ट। रेस्ट मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। रेस्ट मतलब नॉट इन मोशन, नॉट इन मोशन मतलब एक ही जगह पे है। इक्विलिब्रियम, जिसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम, जो कि एक ही जगह पे है। जैसे कि आपने ग्लास में पानी भर के रखा है, वो फ्लो हो रहा है, नहीं, एक ही जगह पे है, स्टैटिक पोजीशन में है, मोशन में नहीं है, इक्विलिब्रियम में है, उसको हम कहेंगे स्टैटिक्स। ओके, दूसरा है हाइड्रोडायनेमिक्स। जैसे कि हाइड्रो का मतलब वापस यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्लूइड। ओके, एंड डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है कि वो मोशन में है, विच इज इन मोशन। ओके, इन फ्लो या बोलेंगे आप लोग इन फ्लो, जो कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जैसे कि किसी ट्यूब में से पानी जा रहा है या फिर रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है, तो ये सभी क्या है, डायनेमिक्स है। तो जिनकी प्रॉपर्टी, जिस ब्रांच में हम लोग इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, मोशन फ्लूइड की, जो फ्लो हो रहा है उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे, उसके साथ जो डील करता है, उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। और जो स्टैटिक फ्लूइड की प्रॉपर्टी स्टडी करता है, स्टैटिक फ्लूइड की प्रॉपर्टीज से डील करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन एक बार नोट डाउन कर लेते हैं बच्चों, फिर टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी कभी कभी MCQ पूछा जाता है।
अपनी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी ब्रांच है जो स्टैटिक फ्लूइड मतलब रेस्ट फ्लूइड की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले टाइटल देंगे सब बच्चे, नोटबुक निकाल के बैठो, हाइड्रोस्टैटिक। साथ में ही नोट्स बनाओ, बाद में बनाएंगे तो कल कभी आता नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या? एक फिजिक्स की ब्रांच, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स, किससे डील करता है? विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज of fluid which is at rest called as हाइड्रोस्टैटिक्स। जल्दी से डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे सब बच्चे। उसके बाद लिखो सेकेंड पॉइंट, हाइड्रोडायनेमिक्स। मतलब क्या? देखो, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सेम डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the properties of fluid which is in motion, जो फ्लूइड मोशन में है उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, कॉल्ड एज हाइड्रोडायनेमिक्स। तो बच्चों सब लोग इसको नोट डाउन करेंगे बहुत अच्छे से, ओके। जल्दी से चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर पॉज करके नोट करो। तो बच्चों सबसे पहले इन दोनों में से हम लोग कौन सी ब्रांच स्टडी करने वाले हैं? हाइड्रोस्टैटिक। उसके बाद हम लोग हाइड्रोस्टैटिक को बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक में हम लोग प्रेशर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है वो हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि प्रेशर एग्जैक्टली है क्या, ओके। तो पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा? प्रेशर, उसकी डेफिनेशन वगैरह हम लोग स्टडी करते हैं। प्रेशर डेफिनेशन, तो देखो बच्चों, एक्चुअली प्रेशर को डिफाइन करें तो सिंपल लैंग्वेज में प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखनी है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कौन सा होना चाहिए? परपेंडिकुलर फोर्स ही होना चाहिए। कौन सा? परपेंडिकुलर। मतलब देखो, मान लो ये बॉडी है, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो ये देखते हैं, मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया ऐसे, ओके। ये टोटल एरिया है इस बॉडी का, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया ऐसे। अब मैं फोर्स कैसे लगाना चाहती हूँ? मैं ऐसे भी फोर्स लगा सकती हूँ। ऐसे फोर्स से क्या होगा? बॉडी डिस्प्लेस होगी, आगे जाएगी, मोशन में आएगी, है ना। अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊँ तो भी बॉडी मोशन में आएगी। अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊँ ऐसे, तो पूरा फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल में फोर्स लग रहा है। अगर मैं एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे फोर्स लगाऊँ, फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊँ, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाऊँ, तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। देखो ये कंसेप्ट अगर आप डेफिनेशन स्टडी करना चाहते हो तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप इजीली इसको लर्न कर लोगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इतनी सिंपल डेफिनेशन नहीं पूछेंगे। वो क्या करेंगे मैं बताती हूँ। वो करेंगे, आपको ये बोलेंगे एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मान लो ये नॉर्मल है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ओके। मान लो ये नॉर्मल है और इस सरफेस के ऊपर आपने 30 डिग्री या 45 डिग्री एंगल से फोर्स लगाया, मान लो 45 डिग्री एंगल से फोर्स लगाया। अब बोलो प्रेशर कितना है? आया समझ में? तो बच्चों यहाँ इस केस में हम कौन सा फोर्स लेने वाले? ये फोर्स नहीं लेने वाले हम लोग। हम क्या करेंगे, इस फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, मैंने 11th का सेकेंड चैप्टर उसमें ये हमने स्टडी किया है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तो दो कंपोनेंट हम कैसे रिजॉल्व करते हैं? देखो,
एक कंपोनेंट जो बनाते हैं हम लोग वो थीटा की साइड में बनाते हैं, मतलब उसकी स्ट्रेट डायरेक्शन में बनाते हैं। तो जो थीटा की साइड में होता है ये वाला कंपोनेंट वो होता है, मान लो ये एफ है तो ये थीटा की साइड में एग्जैक्टली कौन सा रहेगा, एफ कॉस थीटा। थीटा की साइड में क्या रहेगा, एफ कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट जो हम बनाते हैं उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये भी आ रही है। हमारा फोर्स कहाँ है, इधर इस प्लेन में है ना, तो उसी प्लेन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो, कौन सा, ये वाला। तो उसका ये रहेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो इस साइड में कॉस थीटा रहेगा तो इस साइड में कौन सा रहेगा, एफ साइन थीटा। देखो कैसे आया एफ साइन थीटा। अब मान लो मैं ये कंपोनेंट को, इस वेक्टर को उठा के इधर लेके आती हूँ यहाँ पे ऐसे, ओके। तो ये वाला कंपोनेंट ऐसे दो कंपोनेंट बन रहे। तो ये कौन सा बन गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। तो मैं इधर ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों ये समझ ही लो, ये कर ही लो। जिन्होंने 11th में अच्छी पढ़ाई नहीं की है ना उनको ये करना ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड आपका पूरा फिजिक्स है 12th का। कंपोनेंट हर जगह हमें रिजॉल्व करने, तो ये सीख ही लो कैसे। देखो अब मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया, यहाँ पे कौन सा एंगल बनाया, थीटा। तो ये थीटा मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये कंपोनेंट उठा के मैंने इधर रख दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, और यहाँ पे ये उसका रिजल्टेंट मतलब ये फोर्स का कंपोनेंट है। तो देखो बच्चों यहाँ पे थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो 3 वर्ड्स अपने वापस वही, कौन सा, सो, का एंड टोवा, ओके। तो मुझे कौन से कंपोनेंट चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ओके। तो इसकी हम बात करते हैं। तो सो का मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस मान लो मैं एफ देती हूँ, अपोजिट साइड मान लो मैंने इसको नाम दिया, कुछ तो भी नाम दे देते हैं, एच दे देते हैं, इसको बेस बी बोल देते हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड कौन सी है इसकी, एच डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है इसका, एफ, और ये क्या है इसका साइन थीटा। तो एच क्या मिलेगा मुझे, एच इज इक्वल टू मिलेगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो यही मैंने दिया यहाँ पे एफ साइन थीटा, यही तो कंपोनेंट है एफ साइन थीटा। यहाँ पे एफ साइन थीटा है, इसी को उठा के मैंने इधर रख दिया एफ साइन थीटा, ओके। अब बात करते हैं इसकी, ये कंपोनेंट कौन सा है आपका, ये कंपोनेंट है आपका कॉस थीटा वाला। कैसे देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस होता है ना। तो एडजेसेंट साइड क्या है इसकी, बी, हाइपोटेनस क्या है इसका, एफ। तो यहाँ पे बनेगा कॉस थीटा, तो इससे बी मुझे क्या मिलता है, एफ कॉस थीटा। तो बच्चों ये साइड कौन सी बन रही है, ये वाली, तो ये क्या मिली मुझे, एफ कॉस थीटा। और एक सिंपल बात बताऊँ, मान लो सिंपल बताती हूँ, 2 वेक्टर्स है, इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, है ना। सिंपल आपकी लैंग्वेज में बताती हूँ मैं। मतलब देखो मान लो यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, आप यहाँ पे खड़े हो, और मान लो यहाँ पे फैन है, ऐसे मान के चलते हैं, ऊपर लेते हैं फैन, यहाँ पे फैन लेते हैं, फैन ऊपर होता है ना, नीचे नहीं होता। अरे फैन को 3 ही ब्लेड होते हैं। तो मान लो ये फैन है, आप यहाँ पे खड़े हो, ऐसे मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, ओके। अब देखो अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो हम कैसे चलेंगे, मुझे फ़ैन की तरफ जाना है, फ़ैन की तरफ जाना है तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यहाँ पे चलते 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 यहाँ पे आएगा एंड देन ऊपर चढ़ेगा, है ना। ऊपर चढ़ेगा मतलब सीढ़ी लगाएगा, कुछ तो भी लगाएगा, स्टूल रखेगा, उसके ऊपर चढ़ेगा, फ़ैन की तरफ जाएगा, ओके, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और अगर स्पाइडरमैन होता तो स्पाइडरमैन कैसे जाता, डायरेक्टली छलांग लगा के ऐसे जाता, है ना। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो हम ऐसे चलते चलते एक वेक्टर बनाते हैं एंड देन चलते चलते दूसरा वेक्टर बनाते हैं, कौन सा, ये चलते चलते कॉस थीटा बनाए एंड देन ऊपर चलते चलते साइन थीटा बनाए, ये वाला। तो कॉस थीटा एंड साइन थीटा ऐसे 2 कंपोनेंट बने इसके। लेकिन स्पाइडरमैन होता तो वो कहाँ जाता, वो डायरेक्टली यहाँ पे जाता। मतलब क्या, देखो ये जो सिंगल वेक्टर है ये इन दोनों का रिजोल्यूशन का रिजल्ट हमें दे रहा है। ये सिंगल वेक्टर हमें क्या कर रहा है, दोनों का, किसका, एफ साइन थीटा का प्लस एफ कॉस थीटा का, दोनों का रिजल्ट दे रहा है, जो कि स्पाइडरमैन है। समझ में आया, ये स्पाइडरमैन वाली बात हमेशा याद रखो। ये हमारा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो चलते चलते ऐसे जाएगा, ऐसे जाए, दोनों का रिजल्ट तो सेम है ना, दोनों का रिजल्ट सेम है, दोनों कहाँ जा रहे हैं, फैन की तरफ जा रहे हैं। बस इसका फोर्स बच रहा है, इसका फोर्स डायरेक्टली जाने की वजह से, वो दोनों का रिजल्ट सेम है, दोनों का डेस्टिनेशन सेम है, फैन। हम ऐसे चलते चलते यहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन ये कैसे जा रहा है, डायरेक्टली जा रहा है। तो यहाँ पे ये सिंगल वेक्टर हमें 2 कंपोनेंट दे रहा है, कौन से, एक ये वाला
एक ये वाला, और हमेशा याद रखो जो थीटा की साइड में होता है, ये मैं निकाल देती हूँ अभी, हमेशा याद रखो जो थीटा की साइड में रहेगा वो क्या रहेगा आपका एफ कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर साइड में रहेगा वो रहेगा आपका एफ साइन थीटा। हमेशा थीटा की साइड वाला आप लोगे कॉस थीटा। मान लो यहाँ पे वेक्टर है, सीख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ पे वेक्टर है, यहाँ पे आपको एंगल दिया है, तो आप इसको रिजॉल्व करके, मान लो आपको ए वेक्टर दिया, ए को रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट में, तो एक कंपोनेंट ये बनेगा, इसी के साइड में दूसरा कंपोनेंट ये बनेगा, तो ये बनेगा आपका ए कॉस थीटा, ये बनेगा आपका ए साइन थीटा। ओके, ऐसे मान लो आपको कंपोनेंट यहाँ पे दिया है, ये साइन थीटा इधर लिखती हूँ, ए साइन थीटा। मान लो कंपोनेंट यहाँ पे दिया है, मान लो आपको ये थीटा दिया है, तो आप थीटा के साइड में लिखोगे, ये बी है मान लो, बी कॉस थीटा, और उसका परपेंडिकुलर अभी आप ये लोगे, इसका, ये दोनों का परपेंडिकुलर आना चाहिए बी साइन थीटा। समझ में आया सबको? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ओके, तो ये रहा आपका कंपोनेंट, रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, देखो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, ये वाला। फोर्स कौन लगा रहा है, इस बॉडी के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, ये कंपोनेंट तो बॉडी को खींच रहा है, ये फोर्स नहीं लगा रहा। तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कौन कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा वाला, जो कि बॉडी को नीचे प्रेस करने का काम कर रहा है, एफ साइन थीटा। तो ये जरूर बोले प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें एक करेक्शन जरूर करें, यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा दे। हमेशा ये परपेंडिकुलर फोर्स ही काम करने वाला है, कुछ एंगल में दिया है तो ये क्या है आपका एफ साइन थीटा। तो प्रेशर मतलब क्या, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड एज प्रेशर। ये सिंपल डेफिनेशन हो गई। इसको और थोड़ा डिटेल में लिखते हैं, बताती हूँ कैसे लिखना है। तो देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, द नॉर्मल और परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेशर इज इक्वल टू होता है नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फोर्स। प्रेशर इज इक्वल टू हम लिखेंगे एफ, सिर्फ एफ नहीं, इसके साथ आप लगाओगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी पता है सबको, जिसको बस मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। इससे आप इसका एसआई यूनिट, बेसिक बातें देख लेते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, बोलो, एसआई यूनिट आएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एंड एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो एसआई यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड इसका सीजीएस यूनिट क्या बनेगा, एंड सीजीएस यूनिट देखो क्या बनेगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद इसके डायमेंशंस भी देख लेते हैं। डायमेंशंस देखो क्या बनेंगे, डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर सॉल्व करके बताती हूँ। देखो फोर्स के डायमेंशंस, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया। इधर लिखते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स, देखो क्या आएंगे, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स L1 M1 T-2। पता है ना कैसे निकालते हैं फोर्स का फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के डायमेंशन M1, एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस, यहाँ पे लिखती हूँ वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इनटू टाइम, है ना, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम वेलोसिटी और एक टाइम है, तो यहाँ पे टाइम इनटू टाइम, ऐसे सॉल्व करते हैं डायमेंशंस। ऑलरेडी 11 का फर्स्ट चैप्टर हुआ है। डिस्टेंस का फॉर्मूला L1 T2, ऊपर जाके क्या बनेगा -2, है ना, तो वेलोसिटी मुझे क्या मिला L1 T-2, एंड यहाँ पे टाइम कितना है T1, है ना, एक मिनट गलत कर दिया, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यस, वेलोसिटी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, एक्सेलरेशन, यस। तो यहाँ पे वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम वापस मुझे लेने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने इसका ही लिखा, क्या है L1 T-2, और ये M1 इसके साथ लगा दो M1। ओके, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम का क्या मिला L1 T-2, जो मैंने यहाँ पे लिखा, ऑलरेडी M1 है तो इसको लगा दिया, तो क्या बनेगा
L1 M1 T-2, जिसको आता है वो आगे फॉरवर्ड कर सकता है इसको। तो मैंने लिखा फोर्स का क्या, L1 M1 T-2। ओके, डिटेल में बताया थोड़ा, इसको मैं रफ करती हूँ इस साइड से। अगर नहीं आता है तो डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर 11 का देखो। उसके बाद एरिया का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब L2 आएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करो। प्रेशर इज इक्वल टू इसका डायमेंशन L1, ये L2 ऊपर जाके क्या बनेगा, L-2 बनेगा। M1 एज इट इज़ है, T-2 एज इट इज़। 1-2 कितना बनेगा, 1-2 L-1 बनेगा, M1 बनेगा, T-2 बनेगा। ये रहा प्रेशर का डायमेंशन। ओके, डायमेंशन भी आपको पूछ सकते हैं। इसका एसआई यूनिट इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या है पता है क्या, पास्कल भी बोलते हैं इसको, पास्कल। देन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड सीजीएस यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पास्कल। डायमेंशन से इसके प्रेशर फोर्स पर यूनिट लिखा। डायमेंशन डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं, अगर आपको ये पता है सब तो आप डायरेक्टली L-1 M1 T-2 लिख सकते हैं। तो ये सब बेसिक बातें हैं, इनको अच्छे से नोट डाउन करो पॉज करके। अब इसके कुछ यूनिट्स हैं और उनके कुछ कन्वर्जन्स है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या है एग्जैक्टली। उसके बाद देखो बच्चों, इसके कुछ कॉमन यूनिट्स भी हैं, उनको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि प्रेशर के ही यूनिट्स है ये सभी। ओके, उनके कुछ कन्वर्जन्स है, उनको नोट डाउन करो अच्छे से। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मेजर करते हैं, मैंने आपको बोला कि एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के अराउंड वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये लर्न ही कर लो, रट लो इसको, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें इसको यूज़ करना है। उसके बाद 1 ATM इज इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg, मतलब मर्क्यूरी कॉलम में लिया जाता है ये। 1 ATM 1 एटमॉस्फेयर ही इसका मीनिंग है। 76 mm ऑफ Hg। देन 760 टॉर, ये भी इसका यूनिट है टॉर। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, अगर mm में लिया तो 760, सेंटीमीटर में लिया तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। उसके बाद 1 बार की वैल्यू होती है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड 1 हेक्टोपास्कल HPA, इसकी वैल्यू होती है 100 ऑफ पास्कल। तो बच्चों ये कुछ कॉमन यूनिट्स है जिनको हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो चाहे तो। बच्चों अभी हम देखते हैं कि एरिया एंड प्रेशर दोनों में क्या रिलेशन, ये तो बेसिक सी बातें हो गई। एरिया एंड प्रेशर दोनों में क्या रिलेशन है देखो। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो देखो यहाँ पे एरिया क्या है, डिवाइड बाय है, मतलब अगर एरिया इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड अगर एरिया डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है। इसको हम बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन हमें पता नहीं था ये किसके लिए है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। नेल सबको पता है ना। ये नेल का ये साइड है जिसका एरिया बहुत ही छोटा है। देखो नेल का ये साइड है जिसका एरिया बहुत ही छोटा है, एंड ये जो साइड होता है इसका एरिया बड़ा होता है। अगर आप इसको देख रहे हैं ठीक से तो नेल का जो ये साइड है इसका एरिया बहुत ही छोटा है, एंड ये जो साइड है जिसका एरिया बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे जब हम नेल को इंसर्ट करते हैं वॉल में तो हम क्या करते हैं, छोटा एरिया जो है वो इस साइड में रखते हैं, एंड देन हम लोग इसको हैमर से फोर्स लगाते हैं, राइट ना। तो ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये एरिया छोटा रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। एरिया डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। अगर एरिया छोटा रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और हमें कम फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी और नेल इजीली इंसर्ट होगा वॉल में। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे एरिया छोटा रखते हैं ताकि प्रेशर ज़्यादा लगे, क्योंकि ये रिलेशन है दोनों में। एरिया डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। अगर मैं इसको ऐसे इंसर्ट करूँ तो एरिया बढ़ा दूँ और फिर हैमर करूँ तो पॉसिबल होगा क्या, नहीं। इसको अंदर जाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए वॉल में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए इसका एरिया जो है दूसरे साइड से कम रखते हैं ताकि वो ईजीली इंसर्ट हो सके, ये रीज़न है। सिमिलरली देखो हम लोग नाइफ़ यूज़ करते हैं हमारे घर में किसी भी वेजिटेबल को कट करने के लिए, तो उसका भी सेम होता है। ये जो नाइफ़ की ये एज होती है इसका एरिया बहुत ही छोटा रखते हैं। अगर मैं एरिया बढ़ा लूँ तो बड़ा रखूँ, मान लो इतना एरिया मैंने रखा,
इसको मैं कट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो नाइफ़ का जो ये पार्ट है, इसका एरिया बहुत ही छोटा होता है ताकि हम लोग इसको ईजीली फोर्स लगा सके, ईजीली फोर्स लगा के उसको वेजिटेबल्स को कट कर सके, क्योंकि एरिया डिक्रीजेस प्रेशर और इजीली हम लोग इसको कट करने के लिए फोर्स लगा सकते हैं, है ना। कम फोर्स में ज़्यादा प्रेशर लगे ताकि एरिया कम रहे, ऐसे उसका मीनिंग है बिहाइंड दैट। सो दिस इज़ द मेन रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एरिया। ओके, अब बात करते हैं बच्चों इसका डेप्थ के साथ क्या रिलेशन है, प्रेशर का डेप्थ के साथ क्या रिलेशन है, वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ओके, ये सब बेसिक बातें थी प्रेशर से रिलेटेड। अब बात करते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ओके, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले, देखो एक वेसल हमने लिया यहाँ पे, इससे आपको रिलेशन पता चलेगा किसका, प्रेशर का एंड डेप्थ का। यही रिलेशन, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, ये रिलेशन हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड लिया, ये लिक्विड के अंदर एक कंटेनर हम लोग इमेजिन करने वाले, एक्चुअल में है नहीं, एक कंटेनर हम लोग यहाँ पे इमेजिन करेंगे, ये कंटेनर है। ओके, लिक्विड के अंदर मान लो इस कंटेनर का जो एरिया है वो हमने ए अज्यूम किया, और ये h जितना डेप्थ का कंटेनर है जिसकी हाइट कितनी है, h जितनी है। मान लो ये जो कंटेनर हमने लिया, इसके अंदर जो लिक्विड हमने लिया है उसकी डेंसिटी रो है। रो इज़ व्हाट, डेंसिटी। A इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ कंटेनर, है ना। देन रो इज़ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उसके अंदर जो लिक्विड लिया है उसकी डेंसिटी। देन m इज़ इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड कंटेनर। इमेजिनरी कंटेनर है, एक्चुअल में है नहीं, इमेजिन किया है। लिक्विड कंटेनर मतलब ये अंदर का, इसकी हम बात नहीं कर रहे, ये अंदर का लिक्विड का कंटेनर, उसकी हम बात कर रहे। मान लो v इज़ इक्वल टू वॉल्यूम है उसका, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एंड a इज़ इक्वल टू एरिया लिया। अब क्या बाकी रहा, h इज़ इक्वल टू क्या है, डेप्थ है, एंड f इज़ इक्वल टू फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। तो इस कंटेनर के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, सोचो ज़रा, सोचो इस कंटेनर के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है। इस कंटेनर के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट लग रहा है। वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, है ना। तो F इज़ इक्वल टू फोर्स इसके ऊपर लग रहा है कंटेनर के ऊपर, जो कि एक ही फोर्स है उसके ऊपर, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला, कौन सा, वेट मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, ऐसे ही लिखना है आपको सब कुछ, हाँ, जो अब एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऐसे ही लिखो। अब देखो बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स अभी हमने निकाला कितना है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो P इज इक्वल टू क्या है, आएगा यहाँ पे मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया A। ओके, अब मास का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मास का फॉर्मूला हम डेंसिटी के ऊपर से डिराइव करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इससे मास आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू डेंसिटी हम रो से डिनोट करेंगे। एंड बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द एरिया। तो मास को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एरिया इंटू हाइट इंटू रो, है ना। तो ये मास का फॉर्मूला मैं इसके अंदर पुट करती हूँ प्रेशर के फॉर्मूले के अंदर। तो प्रेशर इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, एरिया इंटू हाइट, मास की जगह पे m इंटू जी डिवाइड बाई ए, है ना। तो मैं मास की जगह पे पुट करती हूँ, ओफो ये वायर, मास की जगह पे मैं पुट करती हूँ यहाँ पे a इंटू एच इंटू रो इंटू ये g।
डिवाइड बाय ए एज इट इज़। तो बच्चों ए गेट कैंसल, ए एंड ए गेट कैंसल। क्या बच्चा देखो, P इज़ इक्वल टू रो G और ये H। तो बच्चों यहाँ पे मुझे बताओ, ये रो कभी चेंज होने वाला है? लिक्विड जब तक आप चेंज नहीं करते इस सिलेंडर का, तब तक ये रो चेंज नहीं होगा। लिक्विड तो एज इट इज़ रहेगा। और हर एक लिक्विड की हर जगह पे डेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। डेंसिटी इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर फॉर अ पर्टिकुलर लिक्विड, वो तो चेंज नहीं होगी। एंड जी जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला, वो तो कभी नहीं चेंज होता, क्योंकि हम उसी प्लैनेट पे हैं, प्लैनेट के पर्टिकुलर प्लेस पे हैं। जब तक हम लोग प्लेस चेंज नहीं कर लेते, मतलब नॉर्थ से साउथ नहीं जाते, तब तक जी भी चेंज नहीं होगा, या फिर प्लैनेट चेंज नहीं कर लेते तब तक जी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट है। तो P इज़ इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगी? कांस्टेंट इंटू जी, सॉरी कांस्टेंट इंटू H, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसी का मीनिंग क्या है? इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। मतलब क्या? एज डेप्थ इंक्रीजेस, लास्ट लेक्चर में हमने इसी की बात की थी बच्चों। एज डेप्थ, स्विमिंग का एग्जांपल लिया था मैंने, कैन यू रिकॉल में, उसमें मैंने आपको बताया था एज डेप्थ इंक्रीजेस प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यही हमें रिलेशन देना था बाय यूजिंग अ लिक्विड कॉलम। ओके, ये लिक्विड कॉलम हमने यहाँ पे अज्यूम किया है। एज प्रेशर डेप्थ इंक्रीजेस प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड डेप्थ डिक्रीजेस प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस। तो बच्चों यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? रो जी एच। तो यहाँ पे प्रेशर जो है बस ओनली कौन सी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? रो एंड जी तो कांस्टेंट है, प्रेशर यहाँ पे एच के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ना किसी लिक्विड के शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना किसी वेसल के शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बस ओनली एंड ओनली उसके डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर। ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसी के ऊपर कुछ MCQs आपको पूछे गए हैं। तो बच्चों ये है प्रेशर से रिलेटेड बातें, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है आप सभी को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आया समझ में? तो बच्चों इसी से रिलेटेड कुछ नोट है, कुछ क्वेश्चंस है बहुत सारे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर देखेंगे। और भी इससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर वगैरह, गेज प्रेशर क्या होता है, पास्कल्स लॉ क्या होता है, सभी चीज़ें हमें करनी है। लेकिन आज वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, ऑलरेडी 30 मिनट्स का वीडियो बन चुका है। आई थिंक हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। आगे के लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक ज़रूर स्टडी करेंगे, लेकिन तब आप जब आओगे लेक्चर देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। इसी के ऊपर बेस में आगे का टॉपिक लेने वाली हूँ। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर कुछ डाउट है, बहुत वास्ट हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, बहुत डेप्थ में हो रहा है, कुछ भी कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर करें, उसको चेंज करने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।